सोचो पूरी दुनिया की लड़कियां तुम्हारे पीछे लट्टू हो जाए और तुम्हारे अंदर कितनी पावर है ये तुम खुद भी नहीं जानते। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक बेतहाशा बदसूरत शख्स से हुई जिसका नाम मोरो था। मोरो जादू और रहस्यों से भरी ऐसी दुनिया में रहता था जहां लोगों का जन्म खास शक्तियों के साथ होता था और वो लोग उन्हें सेवियर्स कहते थे। ये लोग एक स्पेशल स्कूल में जाते थे जहां उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे वो इन शक्तियों का इस्तेमाल सही दिशा में कर सकते हैं और कैसे वो उन सुपर नेचुरल मॉन्स्टर से लड़े जो पूरी दुनिया को मिटाने की धमकी देते हैं। दरअसल ज्यादातर स्टूडेंट तो जादूगर बनते थे जो जादू इस्तेमाल करते थे या तो वॉरियर जो हथियार चलाते थे, और ये डिपेंड करता है कि उनकी पिछली जिंदगी क्या रही थी। मगर मोरो जो कि एक अनाथ था, वो इस भीड़ में इन सबसे ही अलग इंसान था। उसकी खास बात ये थी कि वो दोनों तरह की क्षमताओं का इस्तेमाल एक साथ कर सकता था, जो कि उसे इस धरती का सबसे यूनिक और शायद सबसे ताकतवर इंसान बनाती है। अपनी यादें वापस मिलने से पहले वो बस एक बेकार सा घोंचू इंसान था जो अपने स्कूल के पहले दिन ही क्लास में सो गया। इस दौरान उसने एक सपना देखा जहां वो मास्टर एक स्पोर्ट्समैन था जो कि अपनी ही बहन पर फिदा है। सपने में उसने अपनी बहन के लिए अकेले ही एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया और वो उसे प्यार का नजराना देने ही वाला था। तभी अचानक एक गुलाबी बालों वाली लड़की सैत्सुकी, जो कि निहायत ही बदतमीज और अड़ियल किस्म की लड़की थी, उसने अपना सर मोरो के सर पर मारकर उसे जगा दिया। मोरो ने जब अपना सर उठाया तो सैत्सुकी के चेहरे में उसे अपने सपने वाली लड़की की झलक दिखी, जिसे वो तुरंत ही उसे पिछले जन्म के नाम से पुकारने लगा। और ये क्या, ये सुनते ही सैत्सुकी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे भी अपना पिछला जीवन याद था। वो मोरो को भैया कहकर उसे गले लगाने लगी, भैया। मगर मोरो ने बताया कि वो उसे नहीं जानता क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी अच्छे से याद ही नहीं है। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक लड़की जिसका नाम शीजू है फर्श पर बेहोश पड़ी थी। शायद उसने लंच में छोले भटूरे के साथ लस्सी पी ली थी। वो दोनों उसकी तरफ भाग कर गए, मगर तभी शीजू ने होश संभाला और सामने खड़े मोरो में अपने पिछले जन्म के पति को देखकर वो उसे चूमने लगी। ये देखकर सैत्सुकी जलकर भुट्टा हो गई। उसने उन दोनों को अलग किया और शीजू पर बुरी तरह से भड़कने लगी। इस पर शीजू ने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है, मैं चाहे इसे किस्सी दूं या कुछ भी करूं, तुम्हें क्या है। इसके जवाब में सैत्सुकी कहती है कि मैं मोरो से तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ, समझी, और वैसे भी परिवार तो पहले आता है ना कि तुम। खैर इसके बाद वो सब अपनी क्लास में पहुंचे जहां सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना था। सैत्सुकी जो लेवल 100 की एक्सट्रोवर्ट है, उसने ऐलान कर दिया कि वो सबकी दोस्त बनेगी और साथ ही उसे स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान भी बनना है, इसलिए सब उसका साथ दे। पर क्लास के सारे लोग ये सुनते ही उसे घूर कर देखने लगे, जिससे वो शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर बैठ गई। इसके बाद उनकी प्रैक्टिकल मैजिक नाम की क्लास शुरू हुई, जिसकी वजह से सभी स्विम सूट पहनकर एरिना में आए। उधर टीचर ने सबको समझाया कि ताकत दो तरह की होती है बच्चों, लाइट और डार्क, और आज हम तुम्हें लाइट पावर की कुछ बेसिक बातें सिखाना चाहते हैं। उसने जूत्सु जैसा कुछ एक्शन किया जिससे उसने अपने कपड़ों को फैशनेबल कपड़ों में बदल लिया। ये देखकर वहाँ के बच्चों की तो तशरीफें फट गई, मगर अगले ही पल दूसरे आलसी टीचर की तरह ही उसने भी सबको यही बोला कि अब वो इसे खुद सीखे, जिसके बाद सबके सब उसकी प्रैक्टिस में लग गए। इस दौरान उन बच्चों का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो कब्ज से परेशान हो, पर वहीं सैत्सुकी ने बड़ी आसानी से अपना सूट बदल लिया। उसने अपना रोब दिखाते हुए लड़की को उठाया और उसे बास्केटबॉल की तरह घुमाने लगी। इसी बीच उसने एक बदसूरत लड़के की आवाज सुनी जो क्लास को बेकार बता रहा था। वो कह रहा था कि काश कभी मॉन्स्टर हमला करे यार, जिससे एक दो शहर बर्बाद हो जाए, ताकि उसके जैसे ताकतवर फाइटर को फ्रंट लाइन पर लड़ाई करने का मौका मिल पाए। ये सुनकर सैत्सुकी आग बबूला हो गई। हीरो बनने की कोशिश में वो उस बदसूरत इंसान के पास गई और उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगी। उसने उसकी इतनी बेइज्जती की कि वो लड़का भड़क गया और उसने गुस्से में फौरन अपना सूट बैटल सूट में बदल लिया और फिर लड़ने को तैयार हो गया। ये सब देखकर टीचर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो तो सकुरा से भी ज्यादा बेकार निकला और इसके साथ ही दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने अपने डॉग टैग्स निकाले जो कि एक हथियार में बदल गए। इधर सैत्सुकी अपनी तलवार संभालते हुए उस बदसूरत लड़के पर टूट पड़ी और वहीं वो लड़का अपनी तेज रफ्तार वाली कुल्हाड़ी चलाकर उसके हर वार को रोक रहा था। इस दौरान सैत्सुकी ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, मगर उसकी तलवार छूट गई, जिस पर चिमकांदी से लड़के ने कहा, अरे अपनी तलवार उठा ले।
और जैसे ही उसने पीठ घुमाई उसने उसकी पीठ पर वार करके उसके सूट को फाड़ दिया, जिसके बाद सैत्सुकी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। इसी बीच मोरो दौड़कर उसके पास आया और उसने अपने ओवरकोट से उसे ढक दिया। ये देखकर चिमकांडी उन दोनों को चिढ़ाने लगा, अरे देखो देखो बचाने भी कौन सा फट्टू आया है जिससे अपना सूट तक नहीं बदला गया, बताओ बताओ। मगर ये सब सुनकर भी मोरो चुपचाप रहा और सैत्सुकी शर्म के मारे वहां से भाग गई। इसके बाद मोरो सैत्सुकी को एक कैफे में ले गया ताकि वो उसका मूड ठीक कर सके, जहां सैत्सुकी ने उसे बताया कि उसे हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो बस मोरो के सामने कूल बनना चाहती थी, मगर उसका पोपट बन गया। इसके साथ ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं ने मोरो को एकदम भोला बना दिया और उसने उसी शाम उस बदसूरत बंदे को लड़ाई के लिए ललकार दिया, जबकि उसे पता था कि वो शायद हार जाएगा। उधर वो चिमकांदी हंसते हुए कई सारे हथियारों का ढेर मोरो की ओर फेंकता है। जो भी पसंद हो उठा लो मेरे दोस्त। मोरो ने तलवार ली और वहीं उस चिमकांदी ने अपनी कुल्हाड़ी चुनी। इसके साथ ही वो मोरो पर टूट पड़ा और पहले ही वार में उसे हवा में उछाल दिया, लेकिन मोरो फिर से उठ खड़ा हुआ। वो समझ गया था कि उसे उसकी रफ्तार का अंदाजा भी नहीं हो पा रहा है। इतने में वो बदसूरत आदमी फ्लैश की तरह गायब होकर मोरो के पीछे आ गया और उसने मोरो के ऊपर एक जबरदस्त वार किया, पर मोरो ने उसे किसी तरह से ब्लॉक कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो दोबारा उठ खड़ा हुआ और उससे लड़ने लगा, मगर दूसरी ओर चिमकांदी उसके सारे वार को आसानी से रोकता गया और फिर पलटवार करके मोरो की तलवार को चकनाचूर कर दिया। लेकिन अपना हीरो मोरो फिर भी हार न मानते हुए टूटी तलवार से उस पर झपट पड़ा। कई बार धराशायी होने के बाद भी मोरो उठता रहा, मगर इस बार चिमकांदी ने उसका हथियार भी छीन लिया और जैसे ही मोरो वापस तलवार उठाने झुका, वो सामने आकर उसकी तलवार पर अपना कदम रख देता है और आखिरी वार करने को तैयार हो जाता है। इतने में मोरो को अपने मास्टर स्पोर्ट्समैन वाले जीवन की कुछ झलकियां दिखने लगी। वो याद करने लगा कि सैत्सुकी से उसने वादा किया था कि वो कभी नहीं हारेगा। इसी बीच मोरो की नजर पास खड़ी सैत्सुकी और सीजू पर गई, जो कि वहां उसे चीयर करने आई थी। सैत्सुकी जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें फ्रेंच किस दूंगी। अब एक नॉर्मल चुम्मी के लालच में तो मोरो भगवान से भी लड़ जाए, यहाँ तो फ्रेंच किस की बात थी भाई, फ्रेंच किस की। बस फिर क्या था, उसने अचानक अपना डॉग टैग थामा और उसे एक तेज तरार तलवार में बदल दिया और अगले ही पल चिमकांदी के वारों को डॉज करता हुआ वो अपनी गजब की तेजी के साथ चिमकांदी पर टूट पड़ा। अब इधर चिमकांडी अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मोरो के वारों से बच नहीं पाया कि तभी अचानक उन दोनों के हथियार आपस में टकरा गए, जहां मोरो उसकी कुल्हाड़ी को तोड़ देता है। ये वार इतना खतरनाक था कि एक तरफ चिमकांडी तो धक्का खाकर जमीन पर लेट गया, वहीं दूसरी ओर मोरो भी लड़खड़ाकर इस हैरानी के साथ गिर गया कि आखिर इतना बेकार सा बंदा जीत कैसे गया भाई। इधर सैत्सुकी बिना किसी परवाह के भाग कर आती है और मोरो को जोर से गले लगा लेती है। थोड़ी ही देर में मोरो की आंख खुली, जहां उसने पाया कि एक लड़की उसके ऊपर झुकी हुई है और अगले ही पल वो उसे चुम्मा देती है और उसे चूमकर जल्दी से प्रिंसिपल के पीछे छिप जाती है। अब प्रिंसिपल उसे बताती है कि इस लड़की ने उसकी खोई हुई एनर्जी को वापस भर दिया है। इधर मोरो को डर लगता है कि कहीं पुलिस वगैरह ना आ जाए। इस पर प्रिंसिपल उसे ये भरोसा दिलाती है कि उन्हें ये बात कभी नहीं पता चलेगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि तभी उसकी नजर सैत्सुकी पर गई, जो पास में ही बंधी रो रही थी। दरअसल प्रिंसिपल ने इस डर से बांध रखा था ताकि वो कोई कांड ना कर दे। उधर प्रिंसिपल मोरो से कुछ जरूरी बात करना चाहती है, लेकिन मोरो का ध्यान तो उन दो बड़े बड़े खतरनाक चीजों पर ही अटका होता है। खैर प्रिंसिपल उसे ये समझाती है कि तुम सबसे अलग हो, इस दुनिया में केवल तुम ही हो जो अपने पिछले 2 जन्मों की याददाश्त भी समेट कर रख सकते हो। इस पर मोरो कहता है कि अजी घंटा, इस जिंदगी का तो कुछ ढंग से याद नहीं रहता, बड़ी आई 2 जन्मों की याददाश्त वाली। अब प्रिंसिपल उसे बताती है कि फाइट के लास्ट में उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जिससे साफ पता चलता है कि वो थर्ड टाइमर है। थर्ड टाइमर? अब ये क्या बवासीर है? मोरो को कुछ भी समझ नहीं आता और प्रिंसिपल के अगले आदेश के साथ ही वो अपनी बेवकूफ बहन को लेकर डॉम चला गया। अगले दिन क्लास में एक लड़का आता है जिसने
मोरो और शीजू को अपने साथ चलने को कहा। इसी दौरान वो उन्हें छत पर ले गया, जहां उसने सबसे पहले तो अपने छोटे भाई चिमकांदी की करतूतों के लिए माफी मांगी। वो उन्हें बताता है कि उसने मोरो की काबिलियत देखी हुई है, इसीलिए वो चाहता है कि मोरो खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने वाले उनके स्पेशल ग्रुप में शामिल हो जाए। वो ये भी बताता है कि ये ग्रुप महीने में सिर्फ एक बार ही लड़ाई करता है और ये बहुत जोखिम भरा होता है और कुछ लोग तो इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं ग्रुप ज्वाइन करने के कुछ फायदे भी हैं मेरे दोस्त, उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या स्कॉलरशिप? पैसे की बात सुनते ही मोरो लालच में आ गया और अगले ही पल उसने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हामी भर दी। अब उधर शीजू भी ग्रुप में शामिल होने की बात कहती है, जिस पर वो उसे भी रिजर्व के तौर पर रख लेता है। अब इधर सैत्सुकी जो सारी बातें सुन रही थी, भागकर छत पर आ गई और गिड़गिड़ाकर इस ग्रुप में शामिल होने की गुजारिश करने लगी। प्लीज मुझे भी ले लो, प्लीज मुझे भी इस ग्रुप में ले लो। जिस पर वो लड़का कहता है कि पहले तो मैं ये जानता नहीं हूँ कि तुम हो कौन, और दूसरी बात ये कि जिस हिसाब के तुम्हारे लक्षण है ना, तुम तो रिजर्व लायक भी नहीं हो, समझी? एक काम करो बेटा, तुम जाकर ना टिकटॉक पर वीडियोस बनाओ। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। इसके बाद उस लड़के ने मोरो और शीजू को अपने ग्रुप से मिलवाया, जो कि नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह कोई शपथ पढ़ रहे थे। इसके बाद वो सभी प्रैक्टिस करने में लग गए, जहां उन्होंने मोरो को इतना थका दिया कि वो थकान से चूर चूर हो गया। देर शाम वापस लौटते वक्त वो बड़बड़ाता है कि मैं कितना थक गया हूँ यार, अगर एक बियर मिल जाए ना तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तभी वहां सैत्सुकी भी आ जाती है और वो उनसे पूछने लगती है, अरे इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दरअसल उसने शहर का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था, जहां वो मोरो को डिनर के लिए बुलाती है, मगर शीजू उसे डांटते हुए कहती है, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ही बहुत थक चुके हैं, समझी? इधर मोरो का मन तो जाना चाहता था, पर शीजू बार बार सैत्सुकी को झिड़क देती। वो कहती है कि हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं यार, इसकी तरह कोई फ्री लोडर नहीं है। ये सुनते ही सैत्सुकी एक पागल आशिक की तरह मोरो से बस इतना पूछती है कि क्या कम से कम हम ब्रेक टाइम में भी साथ नहीं रह सकते? जिसके जवाब में मोरो कुछ हिचकिचाता है, क्योंकि इज्जत का इतना भजिया पाव बनने के बाद सैत्सुकी शर्मिंदगी से वहाँ से भाग जाती है। उधर मोरो शीजू को डांटता है कि आखिर वो इतना टोकती क्यों है। इसके बाद वो सैत्सुकी के पीछे भागता है, जहां वो उसे रोता हुआ पाता है। वो उसे ये दिलासा देता है कि कल ब्रेक में वो उसके साथ जरूर रहेगा। वहीं अगले दिन सैत्सुकी शीजू को मॉल ले गई ताकि वो मिलकर मोरो के लिए कोई गिफ्ट खरीद सके, मगर काफी दुकानों पर घूमने के बाद भी सैत्सुकी को कुछ भी पसंद ही नहीं आया और वो दोनों बाहर आकर कुछ मीठा खाने लगती है। तभी अचानक आसमान पूरी तरह से काला हो गया और पानी से एक बहुत बड़ा सांप की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर निकला, जिसे देखते ही सबकी हवा टाइट हो गई और सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लग गए। इतने में उनकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो गलती से पीछे ही रह जाता है। अब एक और जहां डर के मारे शीजू जड़ सी हो गई थी, वहीं दूसरी ओर सैत्सुकी ये तय करती है कि अब वो हमेशा कायर बने नहीं रह सकती। बस फिर क्या था, उसने अपना डॉग टैग निकालकर उसे अपने तेज तरार तलवार में बदल लिया और फिर उस नाग का सामना करने लगी। वो शीजू से कहती है कि जिस दौरान वो उस मॉन्स्टर पर हमला करेगी, ठीक उसी वक्त तुम उस बच्चे को चुपचाप वहां से सुरक्षित ले जाना। अगले ही पल सैत्सुकी एक जबरदस्त वार करती है, जिससे उस सांप को थोड़ी सी चोट तो लगती है, पर वो मरता नहीं। इधर जैसे ही सांप पलटकर वार करने ही वाला होता है कि इतने में शीजू लौटती है और अपना स्पेशल बर्फीला जादू चलाकर सांप पर वार करती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर लड़ने का सोचती है और उस सांप को किसी तरह से मॉल के अंदर ले जाती है। एक तरफ जहां शीजू और ज्यादा आइस बीम चलाती है, वहीं दूसरी तरफ सैत्सुकी अपनी तलवार से ही वार करने में लगी रही। फिर एक समय में जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग जीत चुके हैं, तभी जमीन से और भी बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं। इसी दौरान उन्हें ये पता चलता है कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि एक हाइड्रा है, हाइड्रा। अगले ही पल जैसे ही सैत्सुकी ने हमला किया, उस हाइड्रा ने उसे जमीन पर पटक दिया और फिर वो अपनी जहरीली गैस फूकने ही वाला होता है कि इतने में शीजू ने बीच में आकर उसे बचा लिया, मगर वो उस जहरीली गैस से खुद पत्थर की बन गई। उधर मोरो स्पेशल फोर्स ग्रुप से कहता है कि उन्हें लड़कियों को बचाना चाहिए, जिस पर वो ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। उनका मानना था कि 9 सिरों वाले हाइड्रा से लड़ने के लिए सैकड़ों लड़ाके चाहिए। इधर मोरो को अपने माँ बाप की याद आती है जब वो उन्हें अस्पताल में नहीं बचा पाया था, जिसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो अब किसी को भी नहीं खोएगा। इसके साथ ही वो उन्हें कायर कह के वहां से अकेले ही निकल जाता है। उधर मॉल में सैत्सुकी शीजू के पत्थर बने शरीर को पकड़े बैठी थी। इसी दौरान हाइड्रा अपनी जीभ से सैत्सुकी को चाटता है
और अगले ही पल वो उसे निगलने ही वाला था कि तभी मोरो वहां पर पहुंच गया और उसने एक ही झटके में उसकी जीभ काट दी और फिर वो हाइड्रा की आंखों में तलवार घोंप देता है। लगातार वार करने के बाद भी हाइड्रा को कुछ नहीं होता और वो मोरो पर हावी रहता है, लेकिन अपना हीरो भी ऐसे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इसी बीच शिजू अचानक से चिल्लाती है कि भूलना मत, तुम्हारे पास एक और शक्ति है। इसके साथ ही मोरो को अपना दूसरा जीवन भी याद आता है, जहां पर वो एक महान जादूगर था। वो अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर लड़ते लड़ते मंत्र बड़बड़ाने लगा और इसी बीच हाइड्रा ने भी उसे निगल लिया, पर वो अंदर भी मंत्रों को जपता रहता है और आखिर में वो मंत्र पूरा करके उसके सिर को उड़ा देता है। उसने एक छोटी सी आग की गेंद तैयार की और अपनी तलवार पर चढ़ाकर उसने हाइड्रा पर तेजी से हमला किया, जिसने एक ही बार में हाइड्रा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खत्म कर दिया। उधर कटे हुए सिर भी धराशायी होते जाते हैं और फिर सैत्सुकी और शिजू वापस से नॉर्मल हो जाती है। बाद में स्पेशल फोर्स का कैप्टन, जिसने अब सैत्सुकी का साहस देख लिया था, उसने उसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम में शामिल कर लिया, जिससे खुश होकर सैत्सुकी हवा में उछल पड़ी। ये उसे खुशी तो इस बात की थी कि वो अब ज्यादा टाइम मोरो के साथ बिता पाएगी। अगले दिन वो सब किसी रेस्टोरेंट में बैठकर हाइड्रा की बातें करते हैं। उधर प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि उन 3 स्टूडेंट्स ने साथ मिलकर हाइड्रा को मार गिराया, जबकि असल में मोरो ने ज्यादातर काम किया था। इस बात पर सैत्सुकी चिढ़ जाती है कि आखिर मोरो की वाहवाही क्यों छीन ली गई, जिस पर मोरो कहता है कि चिल यार, कोई बात नहीं है, टेंशन क्यों ले रही है। इधर शिजू ने बताती है कि वो हाइड्रा इतना ताकतवर था कि केवल 6 एस रैंक हीरोज में से कोई एक ही उसे अकेला मार सकता था। तभी एक अजीब सुनहरे बालों वाला बंदा बगल की मेज पर आता है, जो दिखने में विदेशी लग रहा था, और अगले ही पल वो अंग्रेजी में कुछ बोलता है जिसे वेट्रेस समझ नहीं पाती। ये देखकर सैत्सुकी उसकी मदद करने की सोचती है, पर ये क्या, वो बंदा तो सैत्सुकी से फ्लुएंट जापानी में बात करने लगता है, जिससे सैत्सुकी बुरी तरह से चिढ़ गई। अगले ही पल उसने अपने लिए स्टारबक्स जैसे कुछ ऑर्डर मांगे, जिसके जवाब में सैत्सुकी उससे कहती है ये एक आम कैफे है, यहाँ एक्सोटिक चीजें नहीं मिलती, ठीक है। वहीं इस बार मोरो उसे रोकता है, पर सैत्सुकी उसे सबक सिखाने के लिए एक बदबूदार ड्रिंक उसे ये बोलकर परोसती है कि ये आज का शेफ स्पेशल है। इसी बीच जैसे ही वो विदेशी आदमी शेक का एक घूंट लेता है, वो गुस्से में उसे थूक देता है। उसका मानना था कि इसमें पेशाब और क्लोरीन की बदबू है। ये देखकर सैत्सुकी और शेफ एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हैं और मोरो तेजी से टिश्यू लेने भागता है। अचानक मोरो को महसूस होता है कि वो विदेशी बंदा गायब हो गया और गिरती हुई चाय की बूंदों के साथ समय मानो ठहर सा गया। थोड़े ही टाइम बाद गोरा पीछे दिखाई देता है। शायद उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि बाकी सब लोग लगभग रुके हुए से दिख रहे थे। वो मोरो के सामने आकर उसे घूंसा मारने का इशारा करता है, पर आखिर वक्त में रुक जाता है। उसने बातों बातों में मोरो से पूछा कि क्या वो वाकई हिल नहीं पा रहा था या उसने हिलना ही नहीं चाहा। इसके जवाब में मोरो कहता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये सुनते ही गोरा निराश होकर चला जाता है, जबकि यहाँ खड़े सभी लोग बस यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या। इसी बीच शिजू पहचानती है, अरे ये तो एडमंड है, इंग्लैंड की स्पेशल फोर्स का लीडर और एक एस रैंक हीरो। लगता है कि हाइड्रा की घटना की खबर दुनिया भर में फैल गई है और सारे एस रैंक सब मोरो में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगले दिन ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त मोरो, सैत्सुकी और शिजू उस लॉली से मिलते हैं जिसने पहले मोरो को चूमा था। वो अपना नाम माया बताती है। आगे वो ये भी बताती है कि दरअसल वो प्रिंसिपल की रिश्तेदार है और उसे शक्तियां बचपन में ही मिल गई थी, इसलिए वो नॉर्मल क्लास में नहीं आ सकती। शिजू इस बात को जानती थी। मोरो के पूछने पर शिजू बताती है कि उसके बड़े भाई स्कूल के चेयरमैन हैं, इसलिए उसे ये सब कुछ पता है। इसके बाद वो सब एक और बेकार प्रैक्टिकल क्लास में जाते हैं, जहां फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एक साथ थे। एक सेकंड ईयर का लड़का कामी, जो स्पेशल फोर्स का सदस्य भी है, बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर मोरो को इतनी शोहरत क्यों मिल रही है। वो मोरो को लड़ाई के लिए चुनौती देता है कि तभी एडमंड भी गेस्ट के तौर पर आता है, पर मोरो में उसकी दिलचस्पी अब घट गई थी। इधर कामी ने अपना सूट समन किया और साथ ही एक स्टाफ निकालकर लेवल 2 लिखते हुए मोरो पर आग का गोला चलाया, जिसे मोरो बड़ी आसानी से बच जाता है। और अगले ही पल मोरो लेवल 3 स्पेल लिखकर ज्यादा ताकतवर आग का वार करता है, जिसे कामी झेल नहीं पाता। इसके बाद मोरो प्रिंसिपल के दफ्तर जाता है, पर वो वहां पर नहीं मिलती, बल्कि उसे माया मिल जाती है, जो उसे बताती है कि उसने ही उसे बुलाया था
ताकि वो बात कर सके। वो पूछती है कि क्या वो शीजू और उसके भाई के बारे में कुछ जानना चाहता है। साथ ही वो बताती है कि शीजू के दादा ने काले धन से स्कूल को फंड किया था और उसका परिवार यहाँ तमाम ऊंचे पदों पर कब्जा किए हुए है। शीजू का भाई बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और वो शीजू को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद में जब मोरो बाहर पार्क में सो रहा था तभी शीजू वहां आ जाती है, उसके बगल में बैठकर उसे निहारती रहती है और फिर उसके साथ ही लेट जाती है। उधर मोरो एक सपना देखता है जहां वो अपने पुराने जीवन में एक बहुत ही ताकतवर जादूगर था जो पलक झपकते ही किसी भी साम्राज्य को बर्फ के किले में बदल सकता था, जबकि शीजू विच ऑफ द नेदरवर्ल्ड थी। दोनों ने मिलकर कई फ्रोजन किंगडम खड़े किए थे। इसी बीच मोरो की आंख खुलती है और वो घबराकर उछल पड़ता है। आइला, ये लड़की कहां से आई? उसने देखा कि शीजू उसके ऊपर लेटी हुई है। वो घबराकर पीछे हटता है और उससे पूछता है कि हाँ जी, ये क्या कर रही है और क्या इरादा है भाई तेरा? ये सुनकर शीजू उसे छेड़ने लगती है। कुछ नहीं कुछ नहीं। इधर देर शाम शीजू ने मोरो को अपने भाई के साथ डिनर पर बुलाया, जहां उसका भाई मोरो से पूछता है कि क्या उसे एस रैंक का बेसिक भी पता है। इसके जवाब में मोरो ना कर देता है। तब वो उसे बताता है कि एक ऐसे मॉन्स्टर को मारना जिसका एक के बाद एक मुकाबला असंभव हो, जैसे मोरो ने हाइड्रा को मारा, तो इसीलिए अब से वो एस रैंक का बंदा है। इस पर मोरो कहता है कि वो अकेला नहीं था, सैत्सुकी और शीजू भी उसके साथ थे, पर भाई को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है कि अगर लड़कियां मान ले कि मोरो ने ये सब कुछ अकेले किया है तो उसे एस रैंक मिल जाएगा। अब ये सुनते ही शीजू विरोध करती है, क्योंकि अगर मोरो एस रैंक बन गया तो उसकी आजादी छिन जाएगी और वो सरकारी हथियार बन जाएगा। इतना सुनते ही उसका भाई उसे चुप करा देता है। ए चुप। इधर कमरे में आने के बाद शीजू भाई की तरफ से माफी मांगती है। वहीं मोरो देखता है कि उसका कमरा भी बड़ा सूना है। वो कहती है कि उसे अपने मन की सजावट वगैरह करने की इजाजत नहीं है। परिवार वाले उसे दासी की तरह रखते हैं। इसी दौरान उसे अपने पिछले जन्म की भी याद आती है, जहां वो सचमुच एक गुलाम थी जो कि फर्श साफ करती थी और कैदियों की सेवा भी करती थी। वहीं पर उसे छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा मोरो मिला, जो सबसे खतरनाक कैदी था, जिसने उसे जादू सिखाया और वो उससे प्यार करने लगी। अब प्रेजेंट में भी वो उदास थी। वो उसे बालकनी पर ले जाकर नजारा दिखाती है, जहां मोरो को भी वही सपना याद आता है। वो उसे पकड़ना तो चाहता है पर हिम्मत नहीं कर पाता। थोड़ी ही देर में बटलर मोरो को वापसी में उसके मोहल्ले में छोड़ देता है, साथ ही में उसको जोमेटो का ऑर्डर भी पकड़ा देता है। इसी बीच मोरो को यह एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुक कर कहता है कि वो लड़ना नहीं चाहता, मगर वो बंदा डॉग टैग फाड़ कर हथियार निकालता है, यानी बात लड़ाई तक पहुंच गई। अब मोरो उसके सारे वारों को चकमा दे देता है, पर इस दौरान जोमेटो वाला खाना बर्बाद हो जाता है। उसे गुस्सा आता है कि उसका फ्री का डिनर तो बर्बाद हो गया, इसीलिए वो भी तलवार समन कर भिड़ जाता है। इसी बीच जब उनके हथियार आपस में टकराते हैं तो उसे दिखाई देता है कि ये तो एक औरत है। वो अपने हथियार को 2 ब्लेडों में बांटकर हमला करती है और साथ ही कहती है कि वो अपने बॉस को दिखा देगी कि मोरो बेकार है, एकदम बेकार। मोरो उसके हमलों को ब्लॉक करता है, पर इसी बीच वो एक हरी सी एनर्जी वार चलाती है। उधर मोरो को दोबारा से अपने दूसरे जीवन की झलक दिखाई देती है और फिर वो विंड स्पेल लिखता है जो उसके हमले को काट कर उसे गिरा देता है। इसके बाद तो वो औरत तुरंत भाग निकलती है। थोड़ी देर में पता चलता है कि एडमंड ने ही अपनी फीमेल बटलर भेजी थी जो मोरो की ताकत की जांच पड़ताल कर रही थी, पर फिर वो नाराज होकर चली गई। एडमंड कहता है कि मोरो एस रैंक के लिए काबिल ही नहीं है, जिस पर शीजू का भाई कहता है कि मोरो ने हाइड्रा को अकेले मारा है, पर एडमंड मानता है कि शायद 2 लड़कियों ने उसकी मदद की होगी और वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है। अगले दिन मोरो अपने डॉम जाता है तो देखता है कि माया वहां पर है, जो कहती है कि अगर वो चाहे तो वो अब उसकी रूममेट होगी और उसकी बॉडी पिलो भी। ये सुनते ही मोरो चिल्लाता है कि प्लीज तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ प्लीज, पर माया उसे बताती है कि ये प्रिंसिपल का आदेश है, तो मजबूरन मोरो को उसी के बिस्तर में सोना पड़ेगा। बस फिर क्या था, वो उसके बिस्तर में सो गया। उधर शीजू के भाई ने उसे आदेश दिया है कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करे, क्योंकि एडमंड उसे काबिल मानता है और वहाँ अच्छे जादूगर बहुत ही ज्यादा कम है। शीजू इस बात का विरोध करती है, पर उसका भाई कहता है कि ये परिवार का फैसला है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो स्कूल आती है, जहां वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि माया मोरो के साथ रहने लगी है, तो उससे जलन होने लगती है।
कि माया मोरो के साथ रहने लगी, वो भी एक बिस्तर पर। फिर अगले दिन सब नोटिस करते हैं कि शीजू गायब है। माया भागकर बताती है शीजू को जबरन विदेश भेजा जा रहा है। मोरो फोन लगाकर उसका पता लगाना चाहता था, पर शीजू अपने भाई और एडमंड के साथ डिनर पर गई थी। तभी मोरो प्रिंसिपल की आवाज में कॉल करने की सोचता है, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि शीजू ही फोन उठाती है। वो झूठ बोलती है कि उसे जुकाम है, मगर मोरो कहता है कि उसे सब कुछ पता है और वो जानता है कि वो इंग्लैंड जा रही है। इस पर शीजू ने कहा, ये मेरी मजबूरी है दोस्त। और फिर वो अपने पुराने जन्म के गुलाम वाली हालत याद करके रो पड़ती है और कहती है कि वो अब भी अपने परिवार की गुलामी कर रही है। आखिर में वो कहती है कि वो वहां पर ठीक से रहेगी और फोन रख देती है। फिर उसका भाई एडमंड के सामने उसे लगभग सौदे की तरह पेश करता है। तभी बटलर आकर बताता है कि साहब कुछ मेहमान आए हैं, जिसके जवाब में भाई कहता है मैं भी बिजी हूँ, ने वापिस लौटा दो। पर तब तक मोरो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। हाँ, ये हुई ना हीरो वाली एंट्री। इधर भाई धमकी देता है कि वो पुलिस को बुलाएगा, जिस पर मोरो उसे चुप कराते हुए कहता है कि तेरे बस की जो है ना भाई तू वो कर। और साथ ही वो एडमंड से भी कहता है कि शीजू को ले जाकर वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो उतनी भी कीमती नहीं है जितनी तू सोच रहा है। मोरो बताता है कि हाइड्रा को उसने अकेले मारा है। शीजू रोते हुए बोलती है कि अगर मोरो ऐसा बोलेगा तो वो नेशनल हथियार बन जाएगा। वो पूछती है कि वो क्यों अपनी आजादी दांव पर लगा रहा है, जबकि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद मिल सकते थे। मोरो कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जानना चाहता है कि शीजू क्या चाहती है। इसके बाद शीजू कबूल करती है कि वो मोरो के साथ रहना चाहती है और फिर वो परिवार की जंजीरें तोड़कर उसके पास आती है। वो उसे तेजी से गले लगाता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। अब बाहर सैत्सुकी और माया कार में उसका इंतजार कर रही थी और फिर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब इधर भाई एडमंड से कहता है अरे देख क्या रहा, उनके पीछे जाओ, पर एडमंड इनकार कर देता है क्योंकि ये उसके असूलों के परे था। इसी बीच भाई सरकारी रुतबा इस्तेमाल करके ऑफिशियली रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से एडमंड और उसकी मेड पीछा करते हैं और वो गाड़ी पर वार करके उसे घूमने पर मजबूर करते हैं, मगर मोरो जंजीरें फेंक कर कार संभाल लेता है। वहीं एडमंड और उसकी मेड सामने आकर कहते हैं कि शीजू को उन्हें सौंप दे, जिस पर मोरो उन्हें साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि एडमंड से दो हाथ करेगा और साबित हो जाएगा कि वो एस रैंक के लायक है भी या नहीं, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। ये सुनते ही एडमंड उसकी बात मान जाता है और साथ ही मोरो, सैत्सुकी, शीजू अपने अपने हथियार समन करते हैं और फिर लड़ाई शुरू होती है। एडमंड अपनी तलवार निकालकर कहता है कि अब आएगा ना मजा। वो मोरो पर झपटता है। इधर मोरो वार रोककर पलटवार करना चाहता है, पर एडमंड उसके ब्लेड को हाथ से पकड़ लेता है और इधर मोरो कोई स्पेल चलाना चाहता है, मगर एडमंड खुद पर उसका कोई भी असर नहीं होने देता। वो इतनी तेजी से इधर उधर होता है कि मानो वो गायब ही हो गया हो। मोरो एक और ज्यादा ताकतवर स्पेल लिखता है, मगर एडमंड फिर से तेजी दिखाकर उसे पटक देता है। वहीं दूसरी ओर माया कहीं से एक मैजिकल फील्ड बना देती है, जिससे कोई भी खतरनाक चोट टाली जा सके। उस मैजिकल फील्ड के बाद अब जान का जोखिम कम था, जिससे मोरो को हौसला मिलता है, मगर एडमंड एक बार फिर से गायब होने का जोहर दिखाता है, पर मोरो इस बार उसकी चाल को समझकर बच जाता है। आखिर में वो एक ताकतवर फ्लेम के साथ अपनी तलवार पर वार करता है, जिससे एडमंड की तलवार टूट जाती है, पर मोरो के आखिरी वार से पहले ही एडमंड दूसरा डॉग टैग फाड़ता है और एक दूसरे रूप में सामने आता है, जिसमें उसके पास कवच और भाला होता है। अब उधर मेड ने सैत्सुकी और शीजू को पटक दिया था कि तभी दूर से एक खतरनाक धमाके की आवाज आती है। इधर मोरो और एडमंड की लड़ाई चरम पर थी, दोनों ही बराबरी से घातक हमले कर रहे थे और इधर मोरो के वार बार बार एडमंड की ढाल से टकराकर उछल रहे थे, पर आखिरकार वो अपने एक वार से एडमंड के हेलमेट पर डेंट कर देता है। अब बौखलाया हुआ एडमंड इससे और भी ज्यादा खतरनाक वार करने लगा। वहीं मोरो सिर्फ ये सोचता है कि वो शीजू की रक्षा कैसे करे। तभी उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है, जहां शीजू ने उसका साथ दिया था। इसके बाद वो एक महान स्पेल याद करके हवा में ऊंचा कूदता है और वो खतरनाक मंत्र लिखने लगता है, जिसे शीजू पहचान जाती है। मंत्र के असर से एक बहुत ही बड़ा बर्फीला ड्रैगन बाहर निकलता है, जिससे धीरे धीरे सारा इलाका जमने लगता है। कि तभी एडमंड कहता है कि नया 7वां हीरो मिल गया और वो इसके साथ ही बर्फ से ढक जाता है। फिर इसके बाद रात में मोरो और उसकी लड़कियां प्रिंसिपल के घर इकट्ठे होते हैं, जहां माया घाव भरने में मदद करती है। मोरो बताता है कि उसने एडमंड को बस जमाया था ताकि वो हिल भी ना सके। तभी एडमंड आकर मान लेता है कि वो हार गया और शीजू का इंग्लैंड ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है।
वो मोरो को एस रैंक के लिए नॉमिनेट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर शीजू कहती है कि उसके भाई ने तुरंत कहा कि अगर एडमंड उसे नहीं ले जा रहा तो वो मोरो के साथ रहकर उसकी सेवा पानी करे, जिस पर मोरो हंसकर कहता है ये तो उसके लिए अच्छा ही है। करीब 1 महीना बीत जाता है और तभी स्पेशल फोर्स का लीडर घोषणा करता है कि एक समर कैंप होगा जहां सब एक छोटे टापू पर जाएंगे। इसके साथ ही लीडर उन्हें चेतावनी भी देता है कि सब वहां अच्छे से पेश आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। इधर सैत्सुकी मन में योजना बनाती है कि वो कटरीना वाला स्विम सूट पहनकर मोरो का ध्यान खींचेगी। शीजू जो कि अमीर है अपने ढेर सारे आउटफिट दिखाती है। उधर मोरो भी अपने लिए ट्रंक्स लेने स्टोर जाता है और वहां पर उसे मोमो नाम की एक लड़की मिलती है जो स्विम सूट को लेकर काफी परेशान है। ये देखकर मोरो उसकी मदद करने लगा, जिससे वो शर्मा कर भाग जाती है। इसके बाद सब कैंप में इकट्ठा होते हैं जहां प्रिंसिपल उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है। इधर मोरो को एडमंड का कॉल आता है जो उसे दूसरे एस रैंक से मीटिंग की बात बताता है। उधर सब देखते हैं कि सैत्सुकी रात में गायब होकर मोरो से मिलती है, मगर असल में वो मोरो की मदद ले रही थी ताकि वो मोमो को हरा सके। इसके बाद मोरो अपने पिछले जन्म को याद करता है जहां वो सैत्सुकी को पीछे छोड़ता है ताकि उसे बचा सके। वो कहता है कि मोमो से ना भिड़े, पर सैत्सुकी जिद करने लगती है, इसीलिए वो उसे ट्रेनिंग देने लगता है। फिर अगले दिन सैत्सुकी सबके लिए बारबेक्यू बनाती है। शायद बस एक यही स्किल थी जिसमें उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। इधर मोरो अपने एस रैंक प्रमोशन के बारे में किसी दोस्त से बात करना चाहता है कि तभी वहां पर कामी आ जाता है और वो उसका मजाक उड़ाता है कि शायद प्रमोशन रद्द ना हो जाए। अब रात में मोरो सैत्सुकी को पानी पर दौड़ना सिखाता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर फायर वर्क देखते हैं। देर रात जब मोरो अकेला टहल रहा होता है तभी शीजो उसे योकाता पहने मिलती है जो कि सैत्सुकी की चॉइस थी। इसके बाद दोनों बहुत देर तक बैठे चांद देखते हैं जहां मोरो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे पिछले दिनों काफी अनदेखा किया। उधर इस दौरान एस रैंक मीटिंग शुरू होती है जहां एडमंड मोरो के समर्थन में वोट मांगता है, जिस पर रूस और फ्रांस के प्रतिनिधि साफ मना कर देते हैं, जबकि अमेरिका का कहना था कि वो इस मैटर पर सोच विचार कर रहा है। वहीं जापान तो मोरो के समर्थन में है क्योंकि उसने 9 सिरों वाले हाइड्रा को मारा था। अब इधर रूस और फ्रांस इस बात का सबूत मांगते हैं क्योंकि वो अफवाह पर यकीन नहीं करते। ये सुनते ही एडमंड कहता है कि दरअसल अपनी आखिरी फाइट में मोरो ने उसे भी हरा दिया, पर तभी अचानक जापान का एग्जीक्यूटिव छाती पकड़कर नीचे गिर पड़ा और कहता है कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है। इसके बाद सायरन बजने लगते हैं और फिर 300 मीटर लंबा राक्षस जो बकरे की लीद और केकड़े का मिला जुला रूप सा लग रहा था, अचानक से सबके सामने आता है। स्पेशल फोर्स का लीडर बताता है कि ये मॉन्स्टर हाइड्रा से भी बहुत बड़ा है और धीरे धीरे वो उसी टापू की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच वहां से भागने का आदेश दिया जाता है, पर कप्तान कहता है कि बिना जापान के एग्जीक्यूटिव के कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट इस बात का विरोध करते हैं, मगर तभी एक हेलीकॉप्टर उस राक्षस के पास जाता है और अगले ही पल तबाह हो जाता है। फुशक्या! इसी बीच कप्तान कहता है कि सब लोग सामान पैक करके जल्दी से जल्दी टापू से निकले। कामी सबसे पहले भाग खड़ा होता है। उधर मोरो वापस जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहीं पर रुककर उस मॉन्स्टर का सामना करेगा। इतना ही नहीं, वो लड़कियों से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए, मगर इस बार लड़कियों ने उसकी बात नहीं मानी और वो भी उसकी मदद के लिए वहीं पर रुक गई। इधर कप्तान याद करता है कि मोरो ने कहा था कि वो अब अपने साथियों को कभी भी नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो भी रुककर लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद सभी तलवारें निकालकर एक लय में अपनी शपथ दोहराते हैं। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर किनारे पर दिखाई देता है। इधर कप्तान सोचता है कि शायद ये मॉन्स्टर आवाजों की ओर अट्रैक्ट होता हो, इसीलिए ये लाइट हाउस पर जाएगा और तब पीछे से जादूगर उस पर हमला करेंगे। वहीं वॉरियर्स एक ठीक ठाक दूरी से अटैक करेंगे और आखिर में वो और मोरो उसे फिनिश कर देंगे। लेकिन ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। दरअसल मॉन्स्टर किनारे से टकराकर ऐसी लहर बनाता है कि बिजली कट जाती है, जिससे कि सायरन नहीं बच पाता और वहीं पर राक्षस रुक जाता है। पर इसी बीच वो कामी बेवकूफी में आतिशबाजी चलाने लगता है। उसको लगता है कि जैसे कोई नया साल आ गया हो। अब ये आवाजें सुनकर मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ता है और उसका खौफनाक चेहरा देखकर कामी फिर से रफू चक्कर हो जाता है। इधर शीजू किसी तरह से बर्फीला जादू करके राक्षस की एक टांग जमा देती है। वहीं बाकी लोग मिलकर उस टांग को काट देते हैं, मगर ये क्या, अगले ही पल उसमें से घिनौने कीड़े निकलने लगे जिन्होंने उन सब पर अटैक कर दिया। अब सब के सब उन कीड़ों से लड़ने लगते हैं
और वहीं दूसरी ओर कप्तान बड़े से मॉन्स्टर पर झपटता है। उसे याद आता है कि ट्रेनिंग में वो मोरो से हारा था और तब मोरो ने कहा था कि असली ताकत जज्बे में होती है। इसके बाद कप्तान पूरे जोश से हमला करके राक्षस की दूसरी टांग भी उड़ा देता है। इसी बीच मोरो को अजीब ख्याल आता है कि वो भोजपुरी गाने चला दे ताकि लोग मोटिवेट हो सके, और फिर मोरो का ये दाव बिल्कुल सटीक बैठा। मॉन्स्टर आवाज सुनकर उसकी ओर लपकता है और मोरो काली ज्वाला के साथ अपनी तलवार चलाकर उसका एक बड़ा पंजा काट देता है। इधर बाकी लोग छोटे कीड़ों से निपटने में लगे ही होते हैं कि तभी मोमो बताती है कि उसकी बाई टांग गई, अब बस धड़ पर वार करना होगा। इसी बीच मॉन्स्टर के शरीर से और भी भयानक सिर उग जाते हैं, जिसे देखकर कप्तान समझता है कि उनकी ताकत कम है। वो पीछे हटने की बात कहता है, मगर तभी राक्षस जोर से चीखता है, जिससे सभी के कान फटने लगते हैं। इधर मोरो बैरियर बनाने लगता है मगर खुद भी लड़खड़ा जाता है। इसी दौरान सैत्सुकी को मोरो के कुछ शब्द याद आए। बस फिर क्या था, वो फ्रूट निंजा की तरह उन कीड़ों को काटने लगी। खचैक खचैक खचैक। वही मोमो भागकर मोरो को बताती है कि सैत्सुकी बेकाबू होकर लड़ रही है और फिर राक्षस उस पर ध्यान देने लगता है, मगर वो खतरे में है। अब मोरो मोमो से कहता है कि तुम जाकर सैत्सुकी को बचाओ, मैं तब तक मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। अगले ही पल वो उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और सोचता है कि इसे कैसे मारा जाए। इसी बीच प्लॉट आर्मर के भगवान की कृपा से उसे एक बहुत ही तगड़ा मंत्र याद आता है, जिसके बाद वो तलवार से राक्षस की पीठ पर एक बहुत बड़ा गोला खींचने लगता है। उधर माया एक बैरियर बनाती है बाकी लोगों की उन कीड़ों से रक्षा करने के लिए। वहीं काफी देर से लड़ रही सैत्सुकी थक हार कर गिर जाती है और तभी मोमो उसे झट से किसी तरह से बैरियर के अंदर खींच लाती है। इधर मॉन्स्टर फिर से एक खतरनाक चीख निकालता है, पर मोरो अपने दोस्तों को याद करके और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और जादू चक्र पूरा करने के बाद अपनी तलवार को गोले के सेंटर में घुसा देता है और फिर वो मॉन्स्टर एक बहुत बड़े धमाके के साथ वहीं पर खत्म हो जाता है। बूम! इसी दौरान जापान का एग्जीक्यूटिव होश में आ गया और उसने बताया, मोरो ने मॉन्स्टर को हरा दिया। इसके साथ ही अब वो भी ठीक हो गया है। अब इधर फ्रांस और रूस के अधिकारियों को कोई भी शिकायत नहीं है कि मोरो एस रैंक बने, पर एडमंड ये सलाह देता है कि अगर आप चाहते हो तो हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि वो ग्रेजुएट ना हो जाए। इधर माया सब घायलों को ठीक करती है, वहीं मोरो और सैत्सुकी एक इमोशनल सा पल साझा करते हैं, लेकिन फिर शिजू और बाकी आ जाते हैं और सारा सीन वहीं पर खराब हो जाता है। तेरे की कुछ दिन बाद मोरो को अपने लॉकर में एक लव लेटर मिलता है जिसमें उसे जिम के पीछे मिलने को कहा गया। पहले तो वो लेटर देखकर घबरा गया और फिर उसने जाने का फैसला कर ही लिया। वहाँ पर उसे एक रूसी लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि उसने पहली नजर में ही उससे प्यार कर लिया। इस पर मोरो कहता है कि उन्होंने तो कभी बात भी नहीं की, तो प्यार कैसे? फिर वो लड़की कहती है कि उससे अभी पहली बार देखा ना, तभी तो प्यार हो गया तुम्हें पहली बार देखकर। ये सुनकर मोरो ये सोचता है कि कोई तो है जो उसे फंसा रहा है। ये सुनकर मोरो उसे मना कर देता है, जिससे वो डिप्रेस हो जाती है और आत्महत्या करने की सोचती है। अब ये बात सुनकर मोरो को उस पर दया आ गई, तो उसने उसके आगे दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद वो नई लड़की क्लास में आती है जहाँ पर सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे वो देखना कितनी सुंदर लड़की है, अरे यार सच में बहुत सुंदर है। वो अपना नाम एलेना बताती है। इधर शिजू को वो लड़की अच्छी नहीं लगती। वो मन ही मन सोचने लगती है या तो ये जासूस है या फिर किडनैपर। एलेना खुलकर बताती है कि वो मोरो को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। अब ये सुनते ही सैत्सुकी भड़क गई। इधर लड़के मोरो को बधाई देते हैं, अरे भाई आपका तो सिस्टम कमाल का है, वाह 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 वाह। क्लास के बाद स्पेशल फोर्स क्लब में सैत्सुकी और मोरो देखते हैं कि दो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ कोई तलवार से तो कोई चेन से वार कर रहा है। इधर मोमो शर्मा कर मोरो से पूछती है कि क्या सच में एलेना ने उसे प्रपोज किया है, जिससे मोरो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बात फैल कैसे गई। कि तभी वहाँ पर माया भी आ गई और उसने बताया कि ये हॉट न्यूज तो पूरे स्कूल को पता है। उधर प्रिंसिपल कहती है कि मोरो एलेना से अच्छे से पेश आना। उसी शाम मोरो अपने डोम लौटता है तो उसे गेट पर एलेना मिलती है, जो कि सीधा उसे कल डेट पर चलने को कहती है। कि तभी पास में खड़ी सैत्सुकी कहती है कि मोरो अकेला नहीं जाएगा, वो और शिजू भी उसके साथ चलेंगी, मगर शिजू कुछ जरूरी काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। अगले दिन एलेना कैट गर्ल की कॉस्ट्यूम पहनकर आती है। अब उस बेचारी को कौन भला बताए, एनीमे में जो दिखाते हैं वो असल दुनिया में सच नहीं होता बहन। लेकिन वो उदास हो जाती है।
इधर मोरो उसे संभालता है। इसी बीच सैत्सुकी का कॉल आता है। वो बताती है कि उसे किसी सीनियर की मदद से खाना बनाना पड़ रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। इसके बाद एलेना उसका हाथ थाम कर मैकडॉनल्ड्स जाती है, जहां एक बर्गर उसे बिल्कुल बेकार लगता है। वो कहती है, अरे ये भी कोई बर्गर है, इससे अच्छा तो हमारे गुप्ता जी बर्गर बनाते हैं, और वो भी स्कूल के बाहर रेडी लगाते हैं, उस पे बर्गर खाना कभी। ये सुनते ही मोरो कहता है कि चलो सही है, अगली बार डेट पर वही चलेंगे, स्वाद का स्वाद और ऊपर से पैसे भी कम लगेंगे। एलेना हैरान होती है कि कहीं मोरो को उस पर शक तो नहीं हो गया। इसके बाद वो फोटो स्टूडियो जाते हैं और फिर आखिर में फिल्म देखने जाते हैं, जहां एलेना उसे हाल में ही नेटफ्लिक्स एंड चिल करने की बात कहती है। उधर शीजू ने एडमंड की मेड को कॉल करके एलेना के बारे में पूछा, तो पता चला कि वो एक खूंखार हत्यारन है। इधर पार्क में एलेना और मोरो लोगों को कैच खेलते देखते हैं। तब मोरो अपने अंकल के साथ बिताए बचपन को याद करता है। मोरो बताता है कि बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे और फिर उसकी मौसी और मौसा ने उसे पाला। देर रात एलेना अपने कमरे में होती है कि तभी एक बोलता हुआ कौवा उसके पास आकर उसे याद दिलाता है कि रूसी एस रैंक एग्जीक्यूटिव ने उसे मोरो को किसी भी तरह से मारने का हुक्म दिया है और तुम ये क्या कर रही हो। इसके जवाब में एलेना उसे कहती है, मुझे मोरो की कमजोरी का पता लग चुका है। लेकिन तभी कौवा उसे डांटने लगता है, वो भी उसकी बिना सुने। वो उसे ऑर्डर देता है कि या तो वो खुद मोरो की सेटिंग बनकर उसकी कमजोरी बने या कुछ भी करे, उसे बस मोरो को खत्म करना है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे अपने भाई से मिलने का मौका मिलेगा। याद रखना, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। इसके बाद वो कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एलेना को शीजू का एक नोट मिलता है कि मुझे इस जगह पर आकर मिले, जहाँ शीजू उसे बताती है कि उसे पता है कि एलेना एक किलर है जो सुपर ह्यूमन लोगों को मारती है और उसे इसके आगे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो चुपचाप मोरो की लाइफ से गुम हो जाए। पर एलेना मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर शीजू उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगती है। इधर शीजू बर्फीला मंत्र लिखकर उस पर बर्फ के टुकड़े फेंकती है, जिससे एलेना बड़ी मुश्किल से बचती है और आखिर में मजबूर होकर वो अपना डॉग टैग फाड़कर अजीब सी तलवार समन करती है, जिससे वो शीजू की सारी एनर्जी सोख लेती है और फिर शीजू उस पर बिजली गिराती है। धड़ 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 धड़। पर एलेना उसे भी रोक देती है। आखिर में बर्फीला ड्रैगन शीजू के स्टाफ से निकलता है, पर ये क्या, एलेना उछलकर उसे भी काट डालती है, जिससे शीजू गिर जाती है और एलेना उसके ऊपर तलवार तान देती है और कहती है कि वो सब कुछ भूल जाए और मोरो से दूर रहे, वरना वो उसे मार देगी। और फिर वो बस सबक सिखाने के लिए शीजू की टांग पर वार कर देती है और उसके चेहरे पर निशान बनाने की भी धमकी देती है ताकि वो मोरो से ना मिल सके। जिसके जवाब में शीजू बोलती है कि मोरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुड़ैल, वो फिर भी उससे उतना ही प्यार करेगा जितना कि वो मुझसे अब करता है। अब ये सुनकर एलेना हिल गई कि तभी एक टीचर उधर से गुजरता है और वो वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन स्कूल में शीजू और एलेना दोनों ही नहीं आई। शाम को मोरो शीजू के घर जाता है और देखता है कि उसके पैर पर गहरी चोट लगी है। वो गुस्से में पूछता है, ये सब क्या हुआ? तब शीजू बताती है कि रूस की मेन ईटर्स नाम की एक असैसियन ऑर्गेनाइजेशन है जो जादूगरों की एनर्जी सोखती है और एडमंड भी कभी इनसे जख्मी हुआ था और तो और एलेना भी उसी ग्रुप की है। अब ये सुनते ही मोरो बुरी तरह से चौंक गया। वो शीजू को गले लगाकर उसे तसल्ली देता है और कहता है, तुम अपना ध्यान रखा करो। उधर उसी वक्त एक बोलती हुई बिल्ली एलेना के पास दिखाई देती है और वो उसे बताती है कि मोरो सब कुछ जान चुका है। इसके बाद एक दिन मोरो एलेना को किसी स्पोर्ट्स पार्क में ले जाता है। इधर शीजू को कुछ भी पता नहीं होता। वो परेशान हो रही होती है कि आखिर ये लड़का है कहाँ, और वो सैत्सुकी को कॉल करती है। तब पता चलता है कि महाराज तो डेट पर गए हुए हैं। उधर एलेना मोरो को अपना डॉग टैग दिखाती है और बताती है कि वो एक मेन ईटर है। पर ये सुनकर मोरो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और इसी बीच एलेना मोरो पर हमला कर देती है। उन दोनों की तलवारें आपस में टकराती है। अपने हर एक वार से एलेना मोरो की तलवार से एनर्जी सोख रही थी। अब इधर मोरो उस पर आग का वार फेंकता है, पर एलेना उसे लौटा देती है। हर एक वार के साथ तलवार कमजोर होती जा रही थी, मगर अपना हीरो मोरो हार नहीं मानता, क्योंकि उसका मानना था कि जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वो अपनी तलवार उठाकर अपने पुराने स्वॉर्ड्समैन जीवन को याद करता है। इसी बीच सैत्सुकी भी वहां पर पहुंच गई और वो स्पेशल फोर्स वाली से लड़ रही थी जिसने उसे रोकना चाहा था। वो सैत्सुकी की तलवार तोड़ देती है, मगर सैत्सुकी नंगे हाथ ब्लेड पकड़कर उस हथियार को चकनाचूर कर देती है,
जिससे सामने वाली हार मानकर उसे गले लगा लेती है। इधर दूसरी तरफ एलेना और मोरो की लड़ाई जारी थी। अब एलेना भी थक रही थी और वो लगभग हारने ही वाली थी कि तभी मोरो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि वो उसके भाई को बचाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तभी शीजू लंगड़ाती हुई वहां पर आकर चिल्लाती है कि इसका कोई भाई वगैरह नहीं है। हाँ, सच में इसका कोई भाई नहीं है। सबने उसे बस बहकाया है। इसी बीच एक बोलती हुई बिल्ली फिर से सामने आती है, जो ये बताती है कि उसने एलेना के दिमाग में ये झूठी यादें डाली थी। इतना सुनते ही एलेना टूट सी जाती है, जिससे बिल्ली उसे अपने वश में कर लेती है। अगले ही पल एलेना की आंखें लाल हो गई और वो मोरो पर टूट पड़ी। वो एक के बाद एक मोरो पर हमला करती रही, लेकिन मोरो ने किसी तरह से उन हमलों को डॉज कर लिया। और इसी बीच अचानक मोरो उसकी तलवार तोड़कर डॉग टैग को काट देता है, जिससे उसके अंदर की बुरी शक्ति बाहर आ जाती है। और इसके साथ ही एलेना वहीं पर बेहोश हो गई। मोरो उसे थाम कर कहता है, चिंता मत करो, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये सुनते ही एलेना रोते हुए उसकी बाहों में गिर जाती है। कुछ दिन बाद मोरो रूस जाने का फैसला करता है ताकि वो वहां के एस रैंक लाइटनिंग एम्परर से बदला ले सके, जिसने एलेना को मेन ईटर बनाया था। रशिया पहुंचने के बाद मोरो ट्रेन में सफर करता है, जहां एडमंड की मेड एंजेला भी उसके साथ होती है। वो कई सारे रशियन शहरों में जाता है और वहां के लोकल बॉस को हरा के आगे बढ़ता है। कई जगह तो इस चक्कर में बिल्डिंग तक उड़ जाती है। आखिर एक जगह 8 लोग सामने आते हैं, जिनका कहना था कि वो उसे मारना नहीं चाहते, पर एम्परर के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। ये कहते ही वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं और मोरो एक के बाद एक सबको गिरा देता है। कोई आग फेंकता है तो कोई जहरीली गैस चलाता है, मगर मोरो कुछ लोगों को बचाकर और कुछ लोगों को बेहोश करके आगे बढ़ता रहता है। रात के समय मोरो एक जंगल में होता है, जहां उसे एंजेला नहीं दिखती। दरअसल वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। उसी दौरान स्कूल में माया, सेत्सुकी, शीजू, एलेना को एक साथ टेंशन होती है कि आखिर ये मोरो है कहाँ। तब पता चलता है कि वो रशिया के कई सारे लोगों को हराकर एम्परर का ध्यान खींच रहा है। उधर मोरो आखिर में एम्परर के महल के बाहर खुले मैदान में उसका इंतजार करता है, जहां एम्परर उस पर बिजली के मॉन्स्टर्स का हमला कर देती है। मोरो उन्हें एक एक करके काटता रहता है, पर वो सभी बढ़ते ही जाते हैं। वो धीरे धीरे उन सबको काट कर आगे बढ़ता है और उधर एम्परर उसकी हिम्मत देखकर दंग हो जाती है। इसके बाद उसने अपने वार की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन तभी एंजेला, कैटिया, सेत्सुकी, शीजू, एलेना सब टेलीपोर्ट से आ जाते हैं और वो मोरो की मदद करने लगते हैं। और फिर आखिरकार अंत में एम्परर हार मान लेती है, पर मोरो उसे मारता नहीं, बस छोड़ देता है। इसके बाद चारों तरफ सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। उनका कहना था कि बिना एक की जान लिए मोरो ने पूरी जंग जीत ली। इसके बाद स्कूल में प्रिंसिपल सबको बताती है कि मोरो ने लाइटनिंग एम्परर को हरा दिया है। ये खबर सुनते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। वो ये भी बताती है कि वो कल तक वापिस आ जाएगा। इधर देर रात एडमंड को पता चलता है कि जापान का एग्जीक्यूटिव फिर से बीमार पड़ गया है। शायद कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है। फिर अगले ही दिन जापान में लोग आसमान में काला छेद देखते हैं, जिसमें से एक डरावना ड्रैगन निकलता है। इधर स्पेशल फोर्स के कप्तान सबको ये दावा करते हैं कि ये पहले देखे गए किसी भी मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा खतरनाक है। उधर प्रिंसिपल मोरो को बुलाने के लिए टेलीपोर्ट की तैयारी करती है, पर मोरो तो अभी रूस में है। इस दौरान ड्रैगन पूरे शहर में आग लगा रहा था, जिससे लोग घबराकर इधर उधर छिपने लगे। इधर स्पेशल फोर्स जंगल के पीछे से उस ड्रैगन को घूरती है। प्रिंसिपल माया के साथ मिलकर टेलीपोर्ट सर्कल बनाने लगती है। वहीं कप्तान और उसकी टीम ड्रैगन को झांसे में लेकर हमला करते हैं, पर ड्रैगन तो भाई साहब इतना शातिर था कि वो कुछ मंत्र सा चलाकर उनके जादू को रद्द कर देता, जिसकी वजह से सबको भागना पड़ता। अब इधर रूस में मोरो टीवी पर जापान में हुए ड्रैगन का हमला देखता है, जहां उसे देखते ही समझ आता है कि ये तो वही ड्रैगन है जिसने पिछले जन्मों में सेत्सुकी और शीजू को भी मारा था। ये देखते ही वो गुस्से में उन्हें बचाने के लिए भागता है। इधर स्पेशल फोर्स लड़ती हुई ड्रैगन पर बार बार आग बरसाती है। वहीं दूसरी तरफ माया टेलीपोर्ट बनाती है और इस दौरान ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, पर तभी अचानक वहां पर एडमंड आ गया और अपनी ढाल लगाकर वो उसे बचा लेता है। और फिर आखिरकार माया का सर्कल पूरा हुआ और अगले ही पल मोरो और उसकी गैंग वहां पर पहुंच जाती है। उस ड्रैगन को देखकर एंजेला पूछती है कि ये कैसा ड्रैगन है
इस पर शीजू बताती है ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, ये तो बस हमारे मजे ले रहा है, वरना ये तो सबको 1 मिनट में मार देता। इधर सैत्सुकी और एलेना लड़ते हुए जमीन पर गिर गई, जहां से वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगी। तभी मोरो बोलता है कि सब घायल लोगों को हटा लो, अब मैं इस ड्रैगन से अकेला निपटूंगा। दरअसल ये वही ड्रैगन है जिसने उसके पिछले जन्मों को तबाह किया था। वो जोर से छलांग लगाकर काला जादू चलाता है, लेकिन ड्रैगन रिवर्स करके सब बेअसर कर देता है कि तभी शीजू चिल्लाती है कि इसका स्पेल काम ही नहीं करता। उधर ड्रैगन अपनी आंख से पलटवार करता है, पर मोरो किसी तरह से उसे भी ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो जमीन पर गिर गया और इस दौरान उसकी तलवार भी टूट गई। इसी बीच ड्रैगन छोटे छोटे से कीड़े उगलता है जिन्हें मोरो मारता जाता है। शीजू देखती है कि ड्रैगन जानबूझकर मोरो को निशाना बना रहा है। अचानक से वो सैत्सुकी और शीजू को टेलीपोर्ट कर उन्हें पत्थर बना देता है, जिससे मोरो चीख पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों को खो रहा है। ये सब देखकर उसे इतना सदमा पहुंचता है कि वो पागलों की तरह पांडोरा बॉक्स मोड में चला जाता है। अपने इस रूप में वो ड्रैगन को बुरी तरह से काटता पीटता है। इधर एंजेला डरती है कि मोरो पूरे शहर को ना उड़ा दे। वो एक कयामाती स्पेल तैयार करने लगता है कि तभी किसी तरह शीजू और सैत्सुकी अपना पत्थर वाला रूप तोड़कर आजाद हो जाती है। उन्हें अपने पिछले जीवन की याद आने लगी। वो कहती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। उधर थोड़ी देर में मोरो होश में लौट आता है और स्पेशल फोर्स भी इकट्ठी हो जाती है। उनका कहना है कि डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। अब इधर ड्रैगन एक और हमला करता है, पर अब सब मिलकर मोरो का साथ देते हैं। कैटिया और यूली अपने मंत्र से उस पर वार करती है, बाकी लोग कीड़ों से लड़ते हैं। इधर एडमंड ढाल लगाता है, माया प्रिंसिपल को ठीक करती है। आखिर में मोरो अंतिम मंत्र पूरा करता है और सैत्सुकी शीजू के साथ मिलकर एक बेमिसाल महा तलवार बना देता है और उस तलवार से वो ड्रैगन के चिथड़े चिथड़े कर देता है। ये देखकर सब लोग खुशी से झूम जाते हैं। अब इधर जापान का एग्जीक्यूटिव भी ठीक हो जाता है और कहता है कि ड्रैगन मर गया। इसके कुछ दिन बाद एडमंड और एंजेला विदा लेकर इंग्लैंड लौटते हैं। वहीं मोरो सैत्सुकी से पूछता है कि क्या उसने अपने पिछले जन्मों में इस ड्रैगन को देखा था, जिस पर वो कहती है उसे बस सपने याद है और कुछ भी नहीं। इधर शीजू आकर सैत्सुकी को छेड़ती है, दोनों आपस में झगड़ने लगती है और वही मोरो भी खुश है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे और मजेदार एनिमे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।